नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं को पढ़ने जा रहे हैं। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मिश्रण से घटकों का जो पृथक्करण होता है, मिश्रण में जो अलग अलग प्रकार के घटक मिले रहते हैं उसको पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। उनमें से आपने कुछ विधियों को पढ़ा था और आज हम लोग फिर जो शेष विधियां बच गई थी उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जो जिन लोगों का पिछला क्लास छूट गया है वह आराम से YouTube पर सभी वीडियोज अपलोड किया गया है, वहां से आप पिछले क्लास को भी देख करके इन बातों को सिलसिलेवार ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि है, जो मेथड है, वह है क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम लोग क्रोमेटोग्राफी पर चर्चा करते हैं और यह मेथड क्रोमेटोग्राफी बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि यह क्रोमेटोग्राफी के साथ आज कई प्रकार की नई टेक्नोलॉजी का काम होने लगा है, नई टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है और इस क्रोमेटोग्राफी का वर्तमान समय में व्यापक उपयोग होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये क्रोमा शब्द से बना है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है और क्रोमा का अर्थ होता है कलर, रंग। तो कहीं न कहीं इस क्रोमेटोग्राफी का जो मतलब है वह रंग से जुड़ा हुआ है। क्रोमेटोग्राफी का जो तात्पर्य है वह रंग से जुड़ा हुआ है। आइए देखिए, लिखा गया है, इस विधि का उपयोग वैसे मिश्रण के पृथक्करण में होता है जिसमें एक ही विलायक में कई विलय पदार्थ घुले रहते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पहले क्या था, अभी तक में जिस मिश्रण की चर्चा हम लोग कर रहे थे उसमें कोई एक विलायक होता था और उसमें कोई एक विलय पदार्थ घुला रहता था। लेकिन आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग वैसे मिश्रण के घटकों को पृथक करने में करेंगे जिसमें एक विलायक में कई विलय पदार्थ घुले रहेंगे। विलायक एक ही होगा लेकिन उसमें विभिन्न, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब विलय पदार्थ घुले रहते हैं तो वैसे मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी शब्द मेथड का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग रंगों, कलर्स को पृथक करने में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग पहली बार रंगों को, कलर्स को पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किया गया था। और हमने शुरू में कहा आपको कि क्रोमा का मतलब कलर हो गया, रंग हो गया, और रंग को ही पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए पहली बार इस विधि का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। क्रोमा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कलर, रंग। वर्तमान समय में क्रोमेटोग्राफी के नई तकनीकों का विकास हुआ। अब देखिए, अभी वर्तमान समय में इस क्रोमेटोग्राफी का व्यापक उपयोग है, कई उपयोग इसके किए जाते हैं जिस पर भी हम लोग बात करेंगे। काली स्याही में उपस्थित रंग वाले घटकों को पृथक करने के लिए छानक पत्र की एक आयताकार पतली परत लेकर उसके निचले सिरे से 3 सेंटीमीटर ऊपर स्याही की कुछ बूंदें डालकर सुखा देते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की या बीटीबीसी की, उसमें एक बड़ा ही अच्छा क्रियाकलाप दिया गया है करने के लिए कि जो काली स्याही है या नीली स्याही है, हम लोगों ने पीछे भी एक प्रयोग देखा था जिसमें आपने वाष्पीकरण पढ़ा था। तो वह वाष्पीकरण क्या था, वाष्पीकरण में जो स्याही था उसमें रंग वाले घटक को केवल अलग कर दिए थे। लेकिन आज थोड़ा सा और हम लोग अंदर जाके बात कर रहे हैं कि आखिर रंग वाला जो घटक है, डाई है, वह क्या एक ही प्रकार का रंग है या कई रंगों का मिश्रण है, इस पर बात करने वाले हैं आज हम लोग। तो क्या करते हैं, एक आयताकार कागज का टुकड़ा लेते हैं, और कागज कौन सा, तो फिल्टर पेपर, जो छानक पत्र प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है विलयन को छानने के लिए। तो उसी छानक पत्र, फिल्टर पेपर का एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं और उस आयताकार कागज के टुकड़े पर निचले हिस्से से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। आप बुक में जाकर के पढ़ेंगे, क्रियाकलाप में क्लियर लिखा गया है, निचले हिस्से से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और उस लाइन पर, जो लाइन पेंसिल से आपने खींचा फिल्टर पेपर पर, छन्ना पत्र पर, उस लाइन पर क्या करते हैं, 1-2 बूंद काली स्याही गिरा देते हैं, रख देते हैं। जैसे आप कागज पर काली स्याही देंगे तो कागज उसको, फिल्टर पेपर उसको सोखना शुरू कर देगा, अवशोषित करने लगेगा। कुछ समय के बाद वो स्याही सूख जाती है। जब स्याही सूख जाती है
तो एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में थोड़ा सा जल भर देते हैं और उस जल वाले बीकर में उस फिल्टर पेपर को, उस छन्ना पत्र को इस ढंग से व्यवस्थित करते हैं, इस ढंग से हम लोग सेट करते हैं, लगाते हैं कि फिल्टर पेपर का जो निचला हिस्सा होगा, निचला सिरा होगा, वह जल को थोड़ा सा टच करे, केवल स्पर्श करे, जल में डूबना नहीं चाहिए, मतलब जल के ठीक ऊपरी सतह के पास रहे वो। और जब हम लोग इस यंत्र को, इन उपकरणों को व्यवस्थित करके कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो हम क्या पाते हैं, आइए देखिए, यहां लिखा गया है कि इस छानक पत्र को जल वाले बीकर में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि छानक पत्र का निचला सिरा जल को केवल स्पर्श करे। कुछ समय के बाद छानक पत्र पर अलग अलग रंग जल के साथ ऊपर उठने लगता है। अब देखिए क्या होता है, उस फिल्टर पेपर पर, उस छानक पत्र पर जल के साथ धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के रंग ऊपर उठने लगता है। कोई रंग बहुत ऊपर रहता है, कोई रंग उसके नीचे रहता है, कोई रंग और नीचे रहता है, कोई रंग सबसे नीचे रहता है। मतलब आप इसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो काली स्याही थी, ब्लैक इंक था, उसमें लाल रंग भी मिला हुआ है, उसमें नीला रंग भी मिला हुआ है, उसमें पीला रंग भी मिला हुआ है। मतलब अलग अलग प्रकार के रंग आपको उस फिल्टर पेपर पर ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। और जानकर यह आश्चर्य होगा, जो काली स्याही है उसमें जो रंग वाले घटक है वो केवल एक ही रंग नहीं है काला रंग का, वो काला रंग वाला जो घटक है वह कई रंगों का मिश्रण है, जिसको हम लोग उस क्रोमेटोग्राफी तकनीक से पृथक करके दिखा देते हैं, अलग करके दिखा देते हैं। अब बात उठती है कि ये अलग अलग रंग अलग अलग ऊंचाइयों पर कैसे व्यवस्थित होता है। तो जो रंग वाले घटक हैं काली स्याही में, वो अलग अलग तरह के रंगों को मिला करके तब वो घटक तैयार किया जाता है। और जो अलग अलग रंग होते हैं उनकी जल में घुलनशीलता एक समान नहीं होती है। कोई जल में बहुत तेजी से घुल जाता है, कोई जल में धीरे धीरे घुलता है। जैसे आप नमक और चीनी को जल में देंगे तो दोनों एक साथ नहीं घुलेगा, नमक बहुत जल्दी घुल जाता है, चीनी थोड़ा सा धीरे धीरे घुलता है। अगर उसके जगह पर और आप कुछ पदार्थ डालते हैं तो उसको घुलने में हो सकता है और अधिक समय लग सकता है। तो जो रंग जल में सबसे ज्यादा घुलनशील होता है वह फिल्टर पेपर पर सबसे ऊपर चला जाता है, जो रंग उससे कम घुलनशील है वह फिल्टर पेपर पर क्रमशः नीचे व्यवस्थित होते जाता है, और जो रंग जल में सबसे कम घुलनशील होता है वह फिल्टर पेपर पर सबसे नीचे व्यवस्थित रहता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद छानक पत्र पर अलग अलग रंग जल के साथ ऊपर उठने लगता है। रंग वाला जो घटक जल में अधिक घुलनशील होता है वह तेजी से ऊपर उठता है। इस प्रकार से विभिन्न रंग अलग अलग ऊंचाइयों पर व्यवस्थित हो जाता है। तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफी है। और हमने आपको शुरू में भी कहा कि ये जो क्रोमेटोग्राफी तकनीक है इसका व्यापक उपयोग होता है, कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं आधुनिक समय में। तो इस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग रंग वाले घटकों का को पृथक करने में तो होता ही है, उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है कि हमारे ब्लड में जो कोई नशीला या जहरीला यौगिक होता है या कोई पदार्थ होता है उसको भी पृथक करने के लिए इसी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। और हमने शुरू में कह दिया कि वर्तमान समय में क्रोमेटोग्राफी के नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसका कई तरीके से उपयोग किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में। कई प्रकार से यह मेथड उपयोगी है। तो यही था क्रोमेटोग्राफी, जो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की एक आधुनिक विधि है, आधुनिक तकनीक है। अब आते हैं अगले मेथड पर, अगले विधि पर, और आपने नाम तो पहले ही लिख लिया है। अगली विधि है हमारी आसवन, डिस्टिलेशन। और आपने आश्वित जल का नाम सुना होगा, डिस्टिल वाटर का नाम सुना होगा, वो इसी मेथड से प्राप्त किया जाता है, आश्वित जल। अब ये आसवन विधि क्या है देखते हैं। इस विधि का उपयोग दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण में से अवयवों को पृथक करने में होता है। अब देखिए, पीछे आपने एक जो घनत्व पृथक्करण विधि पढ़ा था उसमें दो अघुलनशील द्रव था, केरोसिन लिए थे, मिट्टी का तेल, और जल का मिश्रण, दोनों एक दूसरे में घुलता नहीं था। उसको पृथक करने के लिए घनत्व पृथक्करण या डेंसिटी सेपरेशन मेथड का प्रयोग किया गया था। लेकिन आज जो इस आसवन विधि की चर्चा कर रहे हैं इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कहाँ, इसका प्रयोग होगा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण में से अवयवों या घटकों को अलग करने के लिए। तो दो घुलनशील द्रव जो आपस में घुल जाए, और एक कंडीशन और उसमें होता है, तो उसके क्वथनांक में, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक आपने पढ़ा था कि द्रव जिस ताप पर गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देता है
उबलना शुरू कर देता है, खौलना शुरू कर देता है, उसी ताप को उस द्रव का क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये क्वथनांक में भी देखिए यहाँ लिखा गया है क्वथनांक एमपी में अधिक अंतर होना चाहिए, ये शर्त है। इस विधि का उपयोग दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण में से अवयवों को पृथक करने में होता है। ऐसे द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर होता है। अगर दो घुलनशील द्रव है और उसके क्वथनांक में अधिक का अंतर हो, 30 डिग्री 35 डिग्री का अंतर हो, तभी हम लोग इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो यह विधि उपयोगी नहीं होता है। साथ ही बिना अपघटित हुए उबलता है। उस द्रव में यह भी खासियत हो, ऐसा नहीं कि उस द्रव को हम गर्म करना शुरू करें, हीट देना शुरू करें और द्रव में क्या हो उसका नेचर बदलने लगे, उसमें अलग अलग तरह का पदार्थ बनने लगे, तब फिर हम लोग वहां पर आसवन विधि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो दो तीन बातें हैं कि दो घुलनशील द्रव हो, उसके क्वथनांक में मेल्टिंग पॉइंट में अधिक का अंतर हो और बिना विघटित हुए, बिना टूटे हुए, बिना नया पदार्थ बनाए हुए अगर उबल सकता है, तब हम लोग वैसे द्रवों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं इस आसवन विधि द्वारा, इस डिस्टिलेशन मेथड द्वारा। और आपके टेक्स्ट बुक में एक सरल प्रयोग के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है, एसीटोन लेना है। हमने पहले चैप्टर में बताया था एसीटोन, वो नेल पॉलिश हटाने वाला जो लिक्विड होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, उसी को एसीटोन कहते हैं, वही एसीटोन है। हम लोग थिनर भी कहते हैं उसको बोलचाल की भाषा में। तो उस एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करना है। आप पाएंगे कि वह एसीटोन जल में आसानी से घुल जाता है, मिल जाता है। तो इस दोनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए इसी डिस्टिलेशन या आसवन मेथड का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, प्रयोगशाला में एक फ्लास्क होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है। जैसे हमारे घरों में पहले सुराही होती थी, उसी तरह का एक उपकरण है, बर्तन है प्रयोगशाला का। उसमें क्या होता है, ऊपर में थर्मामीटर लगा रहता है और सामने से एक संघनक निकला रहता है। तो उस आसवन फ्लास्क में हम लोग एसीटोन और जल के मिश्रण को डाल देते हैं। थर्मामीटर ऊपर लगा रहता, सेट रहता उस फ्लास्क में, ताकि हम लोग हर समय उस मिश्रण के ताप को चेक कर सकें। और उस फ्लास्क में जो एसीटोन और जल का मिश्रण है उसको गर्म करना शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद चूंकि होता क्या है कि जो एसीटोन होता है, उस एसीटोन का क्वथनांक बहुत कम रहता है। एसीटोन बहुत जल्दी ही, बहुत कम ताप पर, शुरुआती ताप पर ही एसीटोन उबल करके गैस में बदलना शुरू कर देता है। जबकि जल का क्वथनांक तो अधिक होता है, हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। तो जल नहीं उबलता है, लेकिन वह एसीटोन क्या होता है, उबल करके बाहर निकलने लगता है, गैस बन के उड़ने लगता है। और जो आसवन फ्लास्क होता है, ऊपरी, उसके ऊपरी हिस्से में एक नली लगी रहती है और वह नली जुड़ी रहती है किससे, संघनक से। तो जैसे उस संघनक में वाष्प जाता है तो वहां पर वो ठंडा होता है एसीटोन का वाष्प, और पुनः वह द्रव रूप में बदल करके अलग बर्तन में द्रव एसीटोन गिरते जाता है। इस तरह से द्रव एसीटोन फिर से अलग हो जाता है। और चूंकि हम लोग थर्मामीटर के सहारे ताप को उतना ही रखते हैं, मतलब मिश्रण को उतना ही गर्म करते हैं जिसमें केवल एसीटोन वाष्प बन करके उड़ सके, 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जाने देंगे उसको, उससे कम ही रखते हैं ताप को, जिसके कारण जल का वाष्पीकरण नहीं होता है। जल ज्यों का त्यों आसवन फ्लास्क में रह जाता है और जो उसमें एसीटोन है वो बाहर निकल जाता, अलग चला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी मेथड को कहते हैं आसवन डिस्टिलेशन। और आप याद रखेंगे कि ये जो आसवन विधि है, ये जो डिस्टिलेशन मेथड है, इसका उपयोग हम लोग वैसे द्रवों के पृथक्करण में करेंगे, वैसे मिश्रण के पृथक्करण में करेंगे जिनके क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक का अंतर होगा। जैसे 25 केल्विन से कम का अंतर होता है दो द्रवों के क्वथनांक में, दो द्रवों के मेल्टिंग पॉइंट में 25 केल्विन से अगर कम का अंतर होगा, तब वहां आसवन विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तब उसके लिए हम लोग एक और विशेष विधि का उपयोग करते हैं, जिसको प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, जिस पर अगले क्लास में चर्चा होगी। तो आज का जो क्लास था हम लोगों का, मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो विधियों की चर्चा आज हम लोग किए। एक विधि थी हमारी क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लोग रंगों वाले घटक को पृथक करते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, और उस क्रोमा का मतलब ही होता है कलर या रंग, और ग्राफी मतलब व्यक्त करना, लिखना। तो पहली बार इस विधि का उपयोग, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग रंग वाले घटक को पृथक करने में किया गया था। और दूसरी विधि जो आसवन है, डिस्टिलेशन है, आज जो हम लोग कहते हैं डिस्टिल वाटर पीते हैं,
आश्वित जल या आसुत जल जो शुद्ध जल होता है वह भी इसी डिस्टिलेशन मेथड से प्राप्त किया जाता है कि जो जल होता है हमारे पास उस जल को उस आसवन फ्लास्क में रख करके गर्म करते हैं। जो अशुद्धियां रहती है उस जल में वो आसवन फ्लास्क में ही बच जाता है और केवल एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। तो जो शुद्ध जल होता है वो वाष्प बन करके निकलता है और फिर संघनक से जब गुजरता है तो वह शुद्ध जल वाष्प जो रहता है वाष्प के रूप में रहता है, वह फिर से द्रव के रूप में बदल करके अलग बर्तन में जमा होते जाता है। उसी को आश्वित जल या डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो ये आसवन विधि के द्वारा हम लोग दो घुलनशील द्रवों में से उसके घटकों को अवयवों को पृथक कर पाते हैं, लेकिन कंडीशन है कि दोनों घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक का अंतर होना चाहिए। अगर 25 केल्विन से कम का अंतर होगा तो वहां पर आसवन विधि उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर अलग विधि का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले कह दिया आपको कि प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो अब अगली क्लास में हम लोग अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह से और विधियों को लेकर के, जो काफी रोचक होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा हमारे जीवन के लिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आपका एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं, आपको आभार प्रकट करते हैं। इसी तरह से आप सारे वीडियोज को सीरियली देखते रहें और घर में बैठ करके पढ़ें ध्यान लगाकर और अधिक से अधिक लाभ उठावें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों साथियों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।